दादी, ये पुरानी हवेली हमेशा बंद क्यों रहती है? उस हवेली का नाम भी मत लिया कर बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? गांव के लोग उसके पास जाने से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उस हवेली में मौत रहती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। वो हवेली इतनी खामोश थी कि जैसे उसके अंदर सदियों का अंधेरा कैद हो। लोग कहते थे रात के समय उस हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी हवेली के अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। गांव वाले उसे खूनी हवेली कहते थे। राघव, तुम सच में उस हवेली में जाने की सोच रहे हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग उससे इतना डरते क्यों हैं। लोग कहते हैं वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, असलियत कुछ और होगी। राघव शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन गांव वालों की आंखों में जो डर था वो किसी कहानी जैसा नहीं लगता था। एक दिन राघव अपनी दादी के पास बैठा था और अमन भी वहीं उसके पास बैठा था। राघव, उस हवेली के पास मत जाना। दादी आप बेकार में डरती हैं। तुम्हें पता भी है उस हवेली में क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था हवेली में? आज से करीब 70 साल पहले वहाँ रहने वाला जमींदार वीरेंद्र सिंह बहुत निर्दयी आदमी था। कहते हैं वीरेंद्र सिंह अपनी हवेली में गांव वालों को पकड़कर लाता था और फिर उन पर काले तंत्र के प्रयोग करता था। कई लोग उस हवेली के अंदर गए, लेकिन कभी बाहर नहीं आए। एक रात गांव वालों ने हवेली से इतनी भयानक चीखें सुनी कि पूरा गांव कांप उठा। फिर क्या हुआ? सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां हर जगह खून ही खून था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली में वीरेंद्र सिंह की लाश कभी नहीं मिली। राघव, अब भी तुम्हें लगता है ये सब झूठ है? मैं खुद जाकर देखूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? आज रात हम उस हवेली में जाएंगे। रात के 11 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। राघव और अमन हाथ में डंडे लेकर खूनी हवेली में खड़े थे। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा के साथ कर्कश आवाज कर रहा था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! ये दरवाजा किसने बंद किया? शायद हवा से। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राघव, ऊपर कोई है? दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखा और तभी सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वो क्या है? हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों पर खड़ी परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके हर कदम के साथ हवेली की दीवारें जैसे कांप रही थीं। अमन और राघव दोनों के हाथ कांपने लगे। सीढ़ियों से उतरती परछाई अब बिल्कुल सामने आ चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और अचानक दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई भूत नहीं, एक इंसान था। फटे हुए कपड़े, सफेद बाल और आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक। तो तुम कौन हो? वो आदमी कुछ देर तक दोनों को घूरता रहा, फिर उसके होठों पर एक धीमी और डरावनी मुस्कान आ गई। डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? इस हवेली में तो आज तक कोई भी नहीं आया। जो आया वो बस यहीं रह गए। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा
उसके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं इस हवेली का माली हूं। बहुत सालों से यही रहता हूं। इस हवेली की देखभाल करना यही मेरा काम है। अमन और राघव एक दूसरे को देखने लगे। माली, लेकिन ये हवेली तो सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई नहीं आता। कोई आता नहीं, लेकिन कोई जाता भी नहीं। अमन और राघव को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। उन्हें उस आदमी में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ तो है, कुछ जो वो छुपा रहा है। राघव, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम बस हवेली देखने आए थे। माली कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। लेकिन उसकी हंसी सुनकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गलती कर दी तुम दोनों ने, इस हवेली में आने की गलती। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? माली फौरन अपनी बात से मुकर जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई, मैं तो बस कह रहा था कि क्या तुम किसी काम से हवेली में आए हो? माली की बात सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हवेली के आंगन में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। हवा का एक ठंडा झोंका पुराने दरवाजों को हिलाता है और क्रीक की डरावनी आवाज गूंज उठती है। मुहान धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाता है। टूटी हुई दीवारों पर काई जमी हुई है और बरामदे के अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। हाँ काका, हम बस ऐसे ही देखने आ गए थे। सुना था ये हवेली बहुत पुरानी है। माली उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही होती है। तभी अचानक हवेली के पीछे वाले हिस्से से किसी के चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई रोते हुए चीख रहा हो। अमन और राघव चौंक कर उस तरफ देखने लगते हैं। काका, ये आवाज कैसी थी? वहां कोई है क्या? अमन, मुझे लगा जैसे वहां कोई खड़ा था। अमन और राघव सहम कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये हवेली कोई तमाशा देखने की जगह नहीं है। गांव वाले बेवजह इससे दूर नहीं रहते। यहाँ रात क्या, दिन में भी अजीब अजीब चीजें होती हैं। पर काका, हमने तो... चुप, एक भी शब्द मत बोलो। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये कहते हुए माली गुस्से में उन्हें हवेली के दरवाजे की तरफ धकेलने लगता है। अमन और राघव डर के मारे बिना कुछ बोले हवेली के बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त राघव को ऐसा महसूस होता है जैसे हवेली की ऊपरी खिड़की से कोई काली परछाई उन्हें घूर रही हो। वो घबराकर तुरंत नजरें झुका लेता है और माली जोर से हवेली का बड़ा दरवाजा बंद कर देता है। धड़ाम, हवेली फिर से पहले की तरह डरावनी खामोशी में डूब जाती है। हवेली का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद होते ही अमन और राघव कुछ पल तक वहीं खड़े रह जाते हैं। दोनों के दिल अभी भी तेज धड़क रहे थे। राघव चुपचाप हवेली की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा शक था। चल राघव, यहां से चलते हैं। वो माली भी बड़ा अजीब आदमी है। अमन तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन राघव कुछ देर तक उसी हवेली को घूरता रहता है। उसके मन में कई सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। इतने सालों से हवेली बंद क्यों थी? वीरेंद्र सिंह की लाश आज तक क्यों नहीं मिली? लोग कहते हैं वो काले तंत्र करता था, और अगर हवेली 70 साल से बंद थी तो वो माली वहां आया कहां से? रास्ते भर राघव चुप ही रहता है। अमन उससे कई बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव बस हाँ हूं में जवाब देता रहता है। उस रात भी राघव को ठीक से नींद नहीं आती। बार बार उसे वही हवेली, वही माली और वीरेंद्र सिंह की कहानी याद आती रहती है। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। मुर्गों की बांग और लोगों की आवाजों से पूरा गांव जाग चुका था।
राघव अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतने परेशान क्यों बैठे हो? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। लेकिन राघव के मन में तूफान चल रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि उस हवेली में कुछ न कुछ जरूर छिपा है। तभी अमन भी वहां आ जाता है। राघव, कल की बात भूल जा यार। मुझे तो वो माली भी थोड़ा पागल सा लगा। अमन, तुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? क्या मतलब? सोच, वो हवेली 70 साल से बंद थी। लोग कहते हैं वीरेंद्र सिंह की लाश तक नहीं मिली, और अब अचानक वहां एक माली रह रहा है। अमन भी अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सोची थी। और गांव वाले कहते हैं वीरेंद्र सिंह काले तंत्र करता था। अगर सच में उसने कोई तांत्रिक काम किया था तो हो सकता है उस हवेली में कुछ अभी भी जिंदा हो। राघव की बात सुनकर अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस कर यार, सुबह सुबह डराने मत लग। अमन, मुझे लगता है हमें उस हवेली का सच पता करना ही होगा। क्या तू फिर वहां जाना चाहता है? हाँ, लेकिन इस बार दिन में नहीं, आज रात। अमन हैरानी से राघव को देखता रह जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राघव का यह फैसला उन्हें उस भयानक रहस्य के करीब ले जाने वाला था, जिसके बारे में पूरे गांव में 70 साल से रात गहरी हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर लोग सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। राघव और अमन धीरे धीरे उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दोनों हवेली के आंगन में पहुंच जाते हैं। इस बार हवेली का बड़ा दरवाजा आधा खुला हुआ था। दोनों धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। तभी हवेली के अंदर वाले कमरे से मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई देने लगती है। ओम काली शक्ति जागृत हो। कमरे के बीचों बीच वही माली बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर एक अजीब सा तांत्रिक चक्र बना हुआ था और चारों तरफ दिए रखे थे। माली की आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग और डरावनी लग रही थी। मुझे पता था तुम दोनों फिर वापस आओगे। काका, आप ये सब क्या कर रहे हो? काका मैं कोई माली नहीं हूं। इतना कहते ही उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और वो डरावनी हंसी हंसने लगता है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह। राघव और अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वीरेंद्र सिंह तो 70 साल पहले मर चुका था। मर गया था? नहीं, मैंने काले तंत्र से अपनी आत्मा को इस शरीर में कैद कर लिया। 70 साल पहले जब गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, तब मैंने अपनी आत्मा इस माली के शरीर में डाल दी। तब से मैं इसी हवेली में छिपकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहा हूं। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगती है। तभी अचानक बाहर से कई लोगों की आवाजें आने लगती है। हवेली के अंदर कोई है? दरअसल राघव ने आने से पहले गांव के कुछ लोगों को सब बता दिया था। गांव वाले डंडे और मशाले लेकर हवेली में घुस आते हैं। जैसे ही वे उस कमरे तक पहुंचते हैं, वे सब भी वीरेंद्र सिंह को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो ये है वो शैतान जिसने सालों से इस हवेली को अपवित्र कर रखा है। गांव वाले तुरंत उस माली के शरीर को आग लगा देते हैं। जैसे ही उसके शरीर को आग लगती है, नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। कुछ ही पलों में एक काली धुएं जैसी परछाई उस माली के शरीर से बाहर निकलती है और भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो जाती है। माली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गांव वाले तुरंत उस हवेली में आग लगा देते हैं ताकि उस बुरी शक्ति का हमेशा के लिए अंत हो जाए। हवेली आग की लपटों में जलने लगती है।
राघव और अमन दूर खड़े उस हवेली को जलते हुए देखते हैं। अगर हम सच जानने की कोशिश नहीं करते तो शायद ये शैतान हमेशा जिंदा रहता। अब सब खत्म हो गया। उस रात के बाद गांव में फिर कभी उस हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आई और वीरेंद्र सिंह की काली शक्तियों का अंत हमेशा के लिए हो गया।